एमक्यूएम के दफ्तर में आते हैं और आकर ले जाते हैं एक बड़ी वारदात। क्या हुई है, तहलका खेज खबर देने वाला हूं। कामरान पेशोरी और मुस्लिम लीगियों के दरमियान क्या कोई झड़प हुई है, एक बड़ी अहम खबर भी सामने आने वाली है। दुबई में कौन बैठा हुआ है, क्या बड़े अहम मुज़ाकरात फिर शुरू हो रहे हैं, किसके हवाले से हुए हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार एक बार फिर फट पड़े, किस पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर 43 अरब रुपए का इल्जाम किसने आयद किया है। जमाते इस्लामी का शिकवा कहां पर आकर रुका है, अंदर की कहानी क्या है। और बड़े अहम सिंधी कौम परस्त रहनुमा का कराची के अंदर मार्का, लेकिन बागे जिना अहम मरकज और फिर कहानी में यू टर्न किस तरह से आया है। आज के प्रोग्राम में हस्बे मामूल हम आपको देने वाले हैं वो अंदर की खबरें जो अभी तक किसी ने नहीं दी होगी, लेकिन उन सब खबरों से पहले शर्त यह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। मगर क्या कीजिए कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान जिसका पूरे सिंध के अंदर एक डंका बजता था, पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी हुकूमत थी, कभी कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि उसके झंडे के तले कोई मामला हो सके, कोई कार्रवाई करके जा सके। लेकिन एमक्यूएम का मरकज बहादुराबाद के जिसके अंदर उसके मरकजी लोग मौजूद थे, एन उसी वक्त एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई। वो बड़ी कार्रवाई क्या हुई है, कैसे हुई है, ये आज के प्रोग्राम में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक खबर जो मैंने ही आपको सबसे पहले दी थी, एक तहलका खेज खबर, अब उसमें आ रही है नई पेशरफ। और नई पेशरफ ये आ रही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग और मुस्लिम लीग के लोग आमने सामने हो गए हैं और बड़ी ही तबाहकुन मामला हुआ है। किस तरह से हुआ है, आइए कहानी का आगाज करता हूं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस वक्त जो कामरान पेशोरी यानी कि भाईजान यानी कि साबिक गवर्नर जब अपने ओहदे से हटे, तो उसके फौरन बाद जो नए गवर्नर आए निहाल हाशमी, उन्होंने अगले दिन ही सहाफियों को बुलाकर कहा कि इन्होंने जो जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे कि बिल्कुल तबाह बर्बाद कर कर गए हैं और सब कुछ बर्बाद कर कर गए हैं। और उसके बाद लेकिन कामरान पेशोरी उस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं थे। मैंने उसके बाद आपसे कहा कि अब इसी प्रोजेक्ट को, कामरान पेशोरी के प्रोजेक्ट को ही वफाकी हुकूमत के जरिए कराची में गवर्नर हाउस के अंदर ही चलाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जब ये वहां पर मौजूद नहीं थे, तो इनके यूथ के सदर या यूथ के रहनुमा और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मेन यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर फहाद शफीक ने मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर जाकर ये कहना शुरू कर दिया कि कामरान पेशोरी ने तबाह कर दिया है तमाम चीजों को। मैंने उस वक्त आपसे सवाल पूछा था और मैंने आपको यह कहा था कि एमक्यूएम अगर अपने आप को इत्तेहादी कहती है नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की, तो फिर उसके लोग एमक्यूएम के गवर्नर पर या एमक्यूएम पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। ये कहानी आगे जाकर पकेगी और फिर एमक्यूएम उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है, ये मामला आगे चलकर बढ़ेगा। अब हुआ कहानी क्या पर, और मैं अब आपको देने वाला हूं तहलका खेज कहानी कि अंदर बंद कमरे के अंदर क्या हुआ है। यह खबर अब तक किसी के पास मौजूद नहीं, लेकिन मैं आपको यह खबर बताने वाला हूं। पहला ग्राउंड तो यह समझ लिया आपने, अब आइए दूसरे ग्राउंड की तरफ। और दूसरा मामला यह था कि कामरान पेशोरी जब से मुल्क से गए थे, उस वक्त से ही उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद वो यहां आते हैं, बहादुराबाद जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है और अब भी एक निजी हॉस्पिटल के अंदर उनकी वालदा की तबीयत नासाज है। अब उनकी वालदा की तबीयत जब नासाज है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तमाम रहनुमा वहां उनकी अयादत के लिए गए, मुसलसल फोन पर राब्ते पर मौजूद है, लेकिन पीएसपी के लोग नहीं गए। मेरी खबर का आंसर इस वक्त पीएसपी आगे चलकर आएगा। अभी खबर का आंसर यह है कि वहीं पर मिलने के लिए निहाल हाशमी साबिक गवर्नर भी गए थे, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सईद गनी भी गए थे, वहीं पर नासिर हुसैन शाह भी गए थे। लेकिन अब आइए कहानी में तीसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट हो गए,
एक तनकीद, दूसरा उनके यहां की अयादत। अब आइए तीसरी जंजीर को मैं मिलाता हूं, और तीसरी जंजीर यह है कि खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं मुसलसल निहाल हाशमी के ग्रुप पर, और उनका कहना यह था, उनका दावा यह था कि फहाद शफीक को, जो कि इस वक्त कोऑर्डिनेटर है, उनको निकाल दिया गया है मुस्लिम लीग नून से। उन्हीं सफात ने, जो कि इस वक्त निहाल हाशमी के मुखालिफ लॉबी है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने यह दावा किया कि इस वक्त कराची सिंध का जो वाइसरॉय है उसे मुस्लिम लीग नून राना मशहूद को तस्वुर करती है। अब ये राना मशहूद कौन है? ये राना मशहूद इस वक्त वफाक वजीर आजम के यूथ प्रोग्राम के सरबराह हैं, और उन्हीं के जेर सर उन्होंने ही फहाद शफीक को कोऑर्डिनेटर रखा हुआ है। यह हो गया तीसरा नुक्ता, राना मशहूद के किरदार को जहन में रखिएगा। दूसरा नुक्ता कामरान टेसोरी के यहाँ की अयादत को, और जो पहला नुक्ता था वो ये था कि इस वक्त तनाव की कैफियत जारी है। अब आइए चौथे नुक्ते पर, और उसके बाद बड़ी खबर देने वाला हूं। और चौथा नुक्ता यह है कि जब कामरान टेसोरी के प्रोजेक्ट की जगह पर ही यूथ का प्रोजेक्ट लगाया गया, तो एक बार फिर बड़ी मार्की सजाई गई, और वहां पर राना मशहूद, जिसके मुतालिक मैंने पार्ट नंबर 3 में आपको यह कहा कि उन्हें इस वक्त सिंध के हवाले से तमाम मामला के लिए रखा गया है, और जो आकर वहां पर लोगों को बताते हैं, वो आए थे कल। ये मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था। अब खबर आगे चलिए, 4 नुक्ते हो गए, खबर नंबर 4 को 3 के साथ मिलाते हैं। यानी कि राना मशहूद अब कामरान टेसोरी के यहां पर उनकी वालदा की अयादत करने के लिए अस्पताल जाते हैं। कहां गए? हॉस्पिटल गए। उनके साथ गए फहाद शफीक भी, उनके साथ गए मुस्लिम लीग नून के कुछ और रहनुमा भी, और ये सब मिलने के लिए गए किसके पास? कामरान टेसोरी के पास। दूसरी तरफ भी पहले से तैयारी थी, और तैयारी ये थी कि कामरान टेसोरी के साथ मौजूद थे अरशद वोहरा, MNA MQMK, MNA MQMK। दूसरी तरफ थे डॉक्टर फारूक सत्तार भी, यानी कि MQMK या कामरान टेसोरी साहब के यहां पर मौजूद थे फारूक सत्तार साहब, अरशद वोहरा साहब। दूसरी तरफ थे राना मशहूद साहब, फहाद शफीक साहब और दीगर लोग। गए अयादत के लिए, उनका इस्तकबाल किया गया। फारूक सत्तार, कामरान टेसोरी, इन सब ने इनका इस्तकबाल किया। फिर हुआ ये कि तस्वीरें बन गई, ठीक है, सब मामला हो गया। उसके बाद एक कमरे में बैठ गए। हाँ, दे रहा हूं बंद कमरे की खबर, बताना सब आपको इसलिए जरूरी था कि ये सब आगे चलकर आपको बड़ी खबर देने वाला हूं। अब मामला हुआ यहां पर, शिकायतें शुरू हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि आप हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन आपके लोग हमारे ही गवर्नर पर, साबिक गवर्नर पर तनकीद करते हुए, झूठे इल्जामात लगाते हुए नजर आते हैं। और खुलकर, उस वक्त फहाद शफीक सामने बैठे हुए थे, उनको खुलकर उनकी बकौल किसी के क्लास ली गई, और उस वक्त ये मामला हुआ कि हमने तो आपका इस्तकबाल किया, हमने तो आपके खिलाफ बात नहीं कही, हमारे यहां से तो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कोई बात नहीं हो रही, लेकिन आपकी तरफ से क्यों ये मुसलसल बातें की जा रही है, और आपकी तरफ से हम पर ये सारे इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं, जबकि तमाम चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। कमरे में सिर्फ दोनों तरफ के लोग मौजूद थे, बाकी सबको निकाल दिया गया था, सबको हटा दिया गया था, सबको कह दिया गया था कि बाहर चले जाओ। अरशद वोहरा भी बोले, और राना मशहूद ने वो सारी बातें सुनी, और यहां पर मामला बड़ा ही पेचीदा हो गया। मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पर बात बता रहा हूं कि जो कुछ नीचे से अपने नंबर बढ़ाने के लिए, कुछ के लिए जो मामला पेचीदगी का हिस्सा थे, अब वो मरकजी सतह पर आ गए, और अब वो मरकजी अंदर कमरे में और भी बहुत कुछ हुआ। अंदर अयादत के लिए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो सूरत हाल, अगर अयादत का मामला नहीं होता तो फिर ये मामला और ज्यादा शिद्दत के साथ उठता, और फहाद शफीक के खिलाफ जहां पर खास तौर पर वो बशीर मेमन का जो थप्पड़ वाला वाकया हुआ था, उसके बाद और अब उनका जो अपोनेंट लॉबी है मुस्लिम लीग नून कराची में है कितनी, इतनी सी, और इतनी सी होने के बावजूद भी इतने सारे इख्तलाफात, और ये सारे इख्तलाफात अब बढ़ गए, सारे इख्तलाफात अब शिद्दत इख्तियार करते गए। और जहां मैंने आपसे कहा कि सब लोग आ रहे हैं, वहां पर मैंने आपसे एक जिक्र कर दिया था कि पीएसपी के लोग नहीं आए, तो मुस्तफा कमाल साहब या अनीस खानी साहब की तरफ से अब तक इनके यहां अयादत के लिए बकौल एक जादूगर नहीं के कोई फोन कॉल नहीं आई, उनके लिए अयादत के लिए नहीं आए। तो अब राहो रस्म इस हद तक गए
पिछले साल का 14 अगस्त याद कीजिए तो आपको याद होगा कि मार्का हक के वक्त अनीस खानी साहब, कमेंटेश्वरी साहब साथ साथ, सब लोग साथ साथ, और सिर्फ वक्त बदलता है मेरे भाई तो क्या क्या बदल जाता है। लेकिन इतलात ही आई कि शायद अनीस खानी साहब इस वक्त दुबई में मौजूद हों, क्योंकि जाहिर है वहां पर भी, वहां के अब एक शख्स ने मुझे फोन करके कहा कि उनकी एमकेएम के एक साबिक रहनुमा से मुलाकात हुई है। मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा, उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा हूं कि ये मामलात हुए या नहीं हुए, क्योंकि मेरे पास दूसरी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ सकी। मैंने कंफर्मेशन के लिए फोन किया था लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो सकी। ये एक सोर्स का दावा है जिसे मैं तस्लीम नहीं करता हूं, जिसे मैं तस्लीम नहीं कर रहा हूं। अब आइए इसी में मामलात और मजीद बिगड़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे एमकेएम पाकिस्तान का मामला मजीद कमजोरी और तफरीक की तरफ जाता जा रहा है, वैसे वैसे ही आफाक अहमद की एंट्रियां भी बढ़ती जा रही हैं, और मामला यहां तक पहुंच चुका है कि सन 1992 के बाद, यानी महाजिर कौमी मूवमेंट के कयाम के बाद से लेकर, आफाक अहमद साहब के सियासत में एज अ सरबराह आने के बाद से लेकर, पहली बार ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कौमी मूवमेंट मुख्तलिफ यूनिट्स बनाना शुरू कर चुकी है। खबर दे रहा हूं आपको, पिछले हफ्ते अगर आपको मेरी बात याद आए तो जाके देखिए, नॉर्थ नाजवाबाद के अंदर इनका प्रोग्राम हुआ। मेरी इतलात थी कि 11 तारीख को बंधानी कॉलोनी के अंदर प्रोग्राम होना था, जो अब 19 को हो रहा है। मेरी जादूगरनी इस बारे में कंफर्मेशन कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मुसलसल इनके यूनिट्स खुलना शुरू हो गए। एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से, इस हवाले से मजीद तशवीशात में इजाफा हुआ है, और ये उनकी जो दूसरी तरफ की साइड है वो भी गहरी से गहरी होती जा रही है, और दूसरे मामला तेज होते जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने कराची के मामला से बिल्कुल अलग इख्तियार कर लिया। हाँ, अलबत्ता एमकेएम के मामला ने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो एमकेएम के मामला अब मजीद पेचीदगी का शिकार हो रहे हैं। कामरान टेजोरी साहब वहां पर है, और कामरान टेजोरी का के लिए कोई आया भी नहीं। मगर एक और खबर, बंद खबरों की ही खबर देता हूं ना मैं आपको, वो खबर का ही क्या फायदा जो सबके बाद हो। सभी चिल्ला रहे हैं आबना हुर्मुज़ पर क्या हो रहा है, लेकिन असल खबर आबना हुर्मुज़ पर क्या हो रहा है, ईरान के अंदर क्या हो रहा है, और ईरान ने क्या गेम किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। चाहे कोई नाराज होता है तो 100 बार हो जाए, नाराज होता है तो 100 बार हो जाए, खेल मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ने क्या खेल खेला है। अगले खबर आपको और दे रहा हूं, और बड़ी खबर देता जाता हूं आपको। एक और बड़ा मामला भी हुआ है, और बड़ा मामला यह हुआ है कि जमाते इस्लामी ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, और जमाते इस्लामी ने जहां पर खास तौर पर मुर्तजा वहाब पर इल्जाम आयद किए हैं, वहां मुर्तजा वहाब ने भी एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। हुआ क्या है मामला कि जाहिर सी बात है, इस वक्त कराची शहर के 24 टाउन में से 13 टाउन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो 9 टाउन हैं जमाते इस्लामी के पास, और 2 टाउन है तहरीक इंसाफ के पास। 2 टाउन है किसके पास? तहरीक इंसाफ के पास। लेकिन कचरा उठाने का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो भी है वो जाहिर है उनके हाथ में नहीं है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जमात इस्लामी ने एक कैंपेन शुरू की कि उन्हें कचरा उठाने का भी हक दिया जाए, और 43 अरब रुपए का इल्जाम लगाया कि उसमें खुदबुद हुई है, उसमें खुदबुद हुई है, मुर्तजा वहाब पर लगाया। लेकिन कहानी खबर ये नहीं है, जो एक इल्जाम है ना, खबर यह कि जमात इस्लामी ये दावा कर रही है कि उनके कचरा के हवाले से जो स्कैंडल पे 43 अरब के जो बैनर लगे थे, वो सारे के सारे बैनर उठाकर मुर्तजा वहाब ने निकलवा दिए। ये इल्जाम मैं नहीं आयद कर रहा, ये जमात इस्लामी आयद कर रही है। दूसरी तरफ मुर्तजा वहाब ने उसके साथ के साथ फौरन जवाब दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि इनके 9 टाउन में इनकी कारकर्दगी को चेक कर लीजिए और जाकर ये देख लीजिए। मुर्तजा वहाब कह रहे, मैं नहीं कह रहा, मुर्तजा वहाब ये कह रहे कि जमात इस्लामी तो आई सिर्फ एमकेएम की वजह से, अगर एमकेएम 2 बार बाइकआउट ना करती तो ये दोनों बार नहीं आते। खास तौर पर 2001 के मामला आपने भी, जब नेमतुल्लाह खान बने तो एमकेएम ने बाइकआउट किया था, और अभी भी एमकेएम ने बाइकआउट किया था। दर हकीकत मुर्तजा वहाब ये कह रहे हैं कि ये सीट्स एमकेएम की है। अब क्या वाकई में एमकेएम वो सीट लेने के लिए तैयार है? इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कराची के कंटोनमेंट का इलाका के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है हमेशा कंटोनमेंट का इलेक्शन भी अहमियत रखता है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा कराची के अंदर कंटोनमेंट है। मेयर के पास तो सिर्फ 33% होता है, बाकी तो उनके पास होता है। तो जो कंटोनमेंट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर क्या एमकेएम अपनी ताकत दिखा सकती है? तो जवाब आपको मिलेगा, सोचिएगा।
ये इस वक्त किस जगह पर खड़ी हुई है। अपने इख्तलाफात की वजह से अब तक एमक्यूएम उन इलाकों के कैंडिडेट भी फाइनल नहीं कर सकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट को फाइनलाइज कर चुकी है, तहरीक इंसाफ उसकी तैयारी कर चुकी है, जमात इस्लामी ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए, अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए। ये खबर दे रहा हूं आपको। उसके बाद आइए एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। वो एमक्यूएम कि जिसका झंडा अगर किसी पोल पर लगा हो तो किसी की अंधेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस पोल के पास से गुजरकर कोई ऐसी हरकत कर सके, कोई ऐसी हरकत कर सके। उसके जहन में ये होता था कि ये मामला इधर तो नहीं हो सकते। एमक्यूएम का यूनिट ऑफिस जिस जगह पर होता था, उस मोहल्ले के अंदर किसी की सोचते थे 10,000 बार लोग जाते हुए कि यहां कोई मामला हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एमक्यूएम का सेक्टर ऑफिस जहां होता था, वहां तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कोई मामला हो सके। और एमक्यूएम का जहां मरकज था 90, उसकी तो गूंज पूरी दुनिया के अंदर ऐसी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां पर परिंदा भी पर मार सके। लेकिन अब ये एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन नहीं, बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम पाकिस्तान का मरकज आरजी मरकज है बहादुराबाद के अंदर। और बहादुराबाद में जहां पर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहां पर बाहर गार्ड्स बैठे हुए होते हैं, जहां पर हर वक्त चहल पहल रहने वाली जगह है। लेकिन होता क्या है, कहानी होती क्या है? एमक्यूएम के रहनुमा यानी कि एमक्यूएम अगर बहादुराबाद की अगर आप मिसाल लें तो जाहिर है उसी जगह बहादुराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी भी आते हैं। उनके अंदर शामिल होने वाले मुस्तफा कमाल, अनीस राम खानी और दीगर लोग भी आते हैं। उनमें पहले से शामिल लोग कभी कभार वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, ये सब लोग भी आते हैं। तो जाहिर एक प्रोटोकॉल है उस जगह का, हर एक को पता होता है एमक्यूएम की लीडरशिप यहां पर आती है। और एमक्यूएम की राब्ता कमेटी जिसका एक दोग था, वो राब्ता कमेटी तो नहीं रही, अलबत्ता इनकी सीसी हो गई और सीओसी हो गई। अब वो सीओसी वहां पर बैठी हुई थी, सारे सीओसी के मेंबरान बैठे हुए। ऐसे में एक चोर आता है और उस एमक्यूएम के मरकज के बाहर खड़ी हुई स्कूटरें चोरी करके चला जाता है। सोचिए, आप तस्वर में लाइए कि एमक्यूएम के मरकज के बाहर से आप एक लम्हे के लिए तस्वर कीजिए, एमक्यूएम के मरकज के बाहर से एमक्यूएम के सीएसी मेंबरान की बाइक चोरी हो जाती है। आप अगर ये अमल किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज बिलावल हाउस, इनके दीगर जगहों को तो छोड़िए, अगर इनके किसी और जगह पर भी हुआ होता तो ये हालत होती, ये पॉसिबिलिटीज थी। एक तरफ आप ये तस्वर कीजिए कि एमक्यूएम का कहां पर वजन आ गया है और वहां से चीजें चोरी होने लगी है, और दूसरा आप ये तस्वर में लाइए कि अब एमक्यूएम किस पोजीशन पर खड़ी हुई है, कि अब उनके मरकज के बाहर, और तो उसके बाद तो एमक्यूएम को शोर मचा देना चाहिए। लेकिन एक वीडियो सीसीटीवी कैमरा की जारी की गई और कहा गया कि जनाब ये हो चुका है ना। अब वो सीओसी मेंबर भी मेरी तरह गरीब आदमी है। अब अगर ये बड़ा लीडर होता जो आए तो दो पट्टी में थे, लेकिन जा रहे हैं लैंड क्रूजर में V8 के अंदर, बड़े बड़े दुबई में मामला करते हैं, कोई इंग्लैंड में मामला कर रहा है, कोई अमेरिका में कर रहा है, कोई कनाडा के अंदर, कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कोई स्विट्जरलैंड के अंदर, और एक साहब तो मलेशिया इंडोनेशिया के बड़े चक्कर लगाते हैं छालिया के चक्कर में। ये वो अगर होते तो फिर उनकी गाड़ी को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था। लेकिन ये मेंबर भी हमारी तरह गरीब, ये सूरत हाल पहुंच चुकी है। खबरें और भी बहुत सारी है, लेकिन मेरा मसला यह है कि अच्छा हाँ, एक साहब जिनका ये दावा था, आपको याद होगा 12 अप्रैल पिछले साल इसी दिन पर क्या मामला हुआ था? हुआ यह था कि आफाक अहमद निकले, सफेद झंडे के लिए दफा 144 लगाई, उनको गिरफ्तार किया, मामला नहीं हो सका। लेकिन इसी 12 अप्रैल को कादिर मक्सी ने यह ऐलान किया कि वो आ रहे बाग़े जिना के अंदर जलसा करेंगे। अब मेरी निगाहें उस तरफ, आज 12 तारीख, कादिर मक्सी निकले हैदराबाद से 10 को, 11 को पहुंचे गुलशन हदीद और वहां शमूलियत करवा कर चले गए। तो दर हकीकत कादिर मक्सी का वो जो उस वक्त का प्रेशर था, वो सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम के लिए था और इस बात के लिए था कि जनाबे वाला उनका गवर्नर हट सके, वो हट गया।
تو अब कौन से मामला, तो पीएस पार्टी भी ये चाहती थी कि उनका गवर्नर हट जाए, तो साथ में मामला थे वो खत्म। इसका मतलब है मामला खत्म, तो ना फिर कोई सिंध के हुकूक की बात, ना फिर कोई सिंध की और दीगर हवाले से बात, ना ही फिर दीगर मामला, बात हो गई खत्म। तो असल मकसद जो उस वक्त इजहार था कि किसके कहने पर हो रहा है मामला, अब आपको खुलकर सामने आ गए होंगे कि दर हकीकत ये मामला इस हवाले से नहीं था कि सिंधी के हवाले से या महाजिरों के हवाले से, ये मामला सारा सा एमकेएम की और पीएस पार्टी के दरमियान, जिसमें कुछ लोग काम कर रहे थे, उन्होंने काम किया, काम खत्म, रास्ते हजम, सब मामला खत्म। ला दीजिएगा अल्लाह ने के पास।